घर से निकला टाइम मेरा 8 साल का बच्चा था। 2-3 महीने से लगता कहाँ गया, कुछ दूसरा कोई काम भी नहीं था। और पीछे पिताश्री थे, लट लेके खड़ा रहते थे। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं होता, बंदा आ जाता, उसका पासपोर्ट मेरे पापा कब्ज में रख के रखते, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बहरीन का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी है चंदेलिया ग्रुप। तो ऐसी क्या धूम मचाई इतने कम सालों में। जो कंपनी ओपन करते हैं सीधे चेयर पे आके बैठते हैं, सीधे उनको जो प्लेटफॉर्म वो रेडी करा मिलता है। किसी के पिता का होता है, किसी के दादा का होता है, सबको रेडी होकर मिलता है। मैंने जो लाइफ गुजारी लेबर से, तो मेरे पिता भी लेबर से ही गुजरे हैं। ऐसा बिजनेसमैन जो ट्रक ड्राइवरों के साथ, अपने ही ड्राइवरों के साथ बैठ रहा है, खाना खा रहा है, चाय पी रहा है, उनके जैसे ही कपड़े, ऐसा कुछ हमें कुछ महसूस नहीं होता है। और जो आदमी अगर बोल दिया कि मैं, जिसके अंदर मैं आ गया, वो गया काम से। अभी भी क्या स्कोप और है इस फील्ड में जिसमें आप हैं? जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जब तक जो कंट्री चलेगी उसको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। क्या अपॉर्चुनिटीज आपको राजस्थान में दिखती है ट्रांसपोर्ट के अलावा, जो आप चाहेंगे कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं? मेरे को लग रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, अगर अच्छा बिल्डर है, अच्छा उनके पास कंपनी है, अच्छा मैन पावर है, उसके लिए बहुत अच्छा राजस्थान में स्कोप है। तो राजस्थान से बढ़िया कुछ भी नहीं है। राजस्थान से बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपके पास राजस्थान के कितने लोग काम करते हैं आपकी कंपनी में? राजस्थान के 180 लोग काम करते हैं, चंदेलिया प्लस अल्फाता ग्रुप। तो राजस्थान के कल्चर से आप कितना जुड़े हुए हैं? हम लोग होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, गणगौर मनाते हैं, तीज मनाते हैं। हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि हम बहरीन में हैं कि राजस्थान में। लगभग 22,000 लोग बहरीन में राजस्थानी रहते हैं। राजस्थान की क्या चीज आपको बहुत याद आती है बहरीन में? एक जो मेरी माँ की जो डांट थी, जो माँ का प्यार था, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। कितने साल पहले यहाँ पे ये कंपनी ओपन की थी? ये कंपनी हमने 2016 में ओपन की थी। पहले हमारी कंपनी का नाम था यूरो लॉजिस्टिक एंड सर्विसेज और यूरो कैलेरियन सर्विसेज। तो बाद में उस टाइम पे गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं था कि कंपलसरी ट्रांसपोर्ट सीआर चाहिए। फिर 2020 में कोविड आने के बाद गवर्नमेंट ने रूल किया, सेम ड्राइवर, सेम वीज़ा, सेम गाड़ी। मतलब जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जिस सीआर के नाम है वही चाहिए, और वीज़ा जो ड्राइवर है उसका वीज़ा भी उसी सीआर में चाहिए। तो बाद में ट्रांसपोर्ट का सीआर हमने ओपन किया 2021 में, चंदेलिया इंटरनेशनल। वो टाइम पे हमारे पास कितना 5-6 गाड़ी था, 6 गाड़ी था। अभी मेरे पास टोटल 58 ट्रक्स हैं, पूरे हेवी ट्रक्स हैं, जो खलीफा पोर्ट से 40 फीट 20 फीट कंटेनर पिक करते हैं। डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग ड्रॉप करते हैं। जैसे मेरा मेजर बहुत बड़ा कस्टमर है मिडल केबल, ग्रामको एंड एल्यूमिनियम में मेरा डायरेक्ट नहीं है, सप्लाई का काम है। ये पायलट्स हैं जिसको लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए वो फोर्कलिफ्ट है, वो काम आता है। वो फोर्कलिफ्ट की कैपेसिटी है 3000 kg, 3 टन का। ये फोर्कलिफ्ट मतलब 3 टन का जो भी वेट है उतार सकती है, लोड कर सकती है। ये हमारा बड़ा फोर्कलिफ्ट है 5 टन का, 5000 किलो तक का सामान एक साथ उठा सकती है, एक साथ मेल रख सकती है। और ये 3000 किलो तक का सामान रख सकती है और रख सकती है। ये हमारा इधर वॉशिंग पॉइंट है। जो कंटेनर आते हैं ना, उसमें सामान लोड करते हैं, तो जो कस्टमर का कार्गो है एकदम क्लियर बनता, तो उसमें कुछ मिट्टी है, धूल है, उसको वॉश करने के लिए हमारा वॉशिंग पॉइंट है कंटेनर्स का। नमस्कार, खमाखणी राम राम। आज हमारे साथ है महेंद्र चंदेलिया ग्रुप के ऑपरेशनल मैनेजर। नमस्कार। स्वागत है आपका। धन्यवाद। महेंद्र जी, कितने साल पहले आप बहरीन आए? मैं 2016 में आया था, 26 जनवरी को, तो 9 साल हो गए लगभग। 9 साल। जब आप आए आपकी क्या उम्र थी? उस टाइम में जब बहरीन में आया था तो मेरी 21 एज थी। 21। 21 साल की उम्र में घर, पेरेंट्स, गांव, सब कुछ छोड़ के एक ऐसे देश में आना, गल्फ कंट्रीज, मतलब अब बहुत ऐसा डर, इनसिक्योरिटीज, टैबू, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या महसूस हो रहा था जब बहरीन आना था तब? इतना तो खास तो कुछ महसूस हो नहीं रहा था कि पूरी फैमिली के लोग यहीं पे थे। लेकिन जब घरों आदमी निकला, घर छोड़े ना, मैं जब घर से निकला उस टाइम मेरा 8 साल का बच्चा था।
उसकी बहुत मेरे को, मैं उसको मिस कर रहा था, मतलब घर से जब निकल रहा था। मैं बोला क्या, लेकिन मजबूरियाँ होती है सबको निकलने के लिए, कमाने के लिए, तो आना ही था। तो मैं 25 जनवरी को जब घर से निकला था, मैं दिल्ली से मेरा फ़्लाइट था, तो मैं यहाँ पे 26 जनवरी को लैंड हुआ। यहाँ आया तो लगभग मेरी फैमिली के ही लोग थे, चाचा थे, ताऊ थे, पापा थे, मामा के लड़के थे, सब लोग यहीं पे थे, बुआ के लड़के थे। तो कंटिन्यूस मेरे को 2-3 महीना से लगा कहाँ आ गया, कहाँ पर आ गया। मतलब जब शाम होती थी तो रजाई होती थी, उसमें मुंह देखे रोते थे, भाई कहाँ पे आ गए, बच्चे की याद आना, माँ की याद आना, पिता मेरे साथ ही थे, वाइफ की याद आना। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है और कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। ये दौर था हमारा। सो आप जब आए थे तो आपकी बहुत छोटी उम्र थी, तो आपने क्या काम किया सबसे पहले बहरीन में आके? मैं 2016 में आया था, तो 26 जनवरी को मैं आया, तो 27 जनवरी को फर्स्ट दिन ही मैंने लेबर में भेजो। भाई जो घास का कंटेनर थे, जिसमें रॉयल कोट शेख्स फैमिली के जो कंटेनर आते हैं, जिसमें घोड़े के घास आता है खाने के लिए, वो खाली करने के लिए कंटिन्यू में 4 महीना 5 महीना ये लेबर का काम किया। तो मैं उस टाइम आया था, उस टाइम अल्फाता ग्रुप एक कंपनी है जिसमें मेरे बाबा ऑपरेशन मैनेजर थे, और अभी भी उसके मेरे बाबा हैंडल करते हैं, उसमें आया था। तो मैं 6 महीने था, तो लेबर का काम किया था 6 महीना लगभग। और इतनी धूप, वो टाइम तो कम थी जनवरी फरवरी मार्च में, लेकिन अप्रैल मई में इतना गर्मी, बहुत गर्मी, 52 टेम्परेचर, लेबर का काम किया था। और बाद में 6 महीने बाद में छोटा 6 व्हील आता है पिकअप, वो मैंने ड्राइव किया कंटिन्यू 1 साल। फिर एक छोटा सामान उतारने के लिए फोर्कलिफ्ट आता है, वो ड्राइव की मैंने। फिर हेवी ट्रक्स ड्राइव चलाए। 2020 में आके 2019 अक्टूबर में या नवंबर अल्फाता ग्रुप को मैंने छोड़ा, और 2017 में मेरा चंदेलिया इंटरनेशनल था, वो मैंने चालू किया। जो तब तक मैं कंटिन्यू वहीं पे था। फिर 2019 एंड में चंदेलिया इंटरनेशनल को हम लोग ने आगे बढ़ाया। उस टाइम पे हमारे पास 4-5 ट्रक्स थे, कंटिन्यू अभी उसी के अंदर हम देख रहे हैं। पहले ट्रक चलाना, फिर दूसरी गाड़ियां चलाना, फिर और चलाना, तो ये जो फेज था पहले लेबर का काम करना, इस फेज में क्या क्या फीलिंग्स थी और कैसे इस चीज से बाहर निकले, और अभी उन सब चीजों को पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं अंदर? वो फीलिंग्स तो क्या थी, कुछ दूसरा कोई काम भी नहीं था, और पीछे पिताश्री थे, लट लेके खड़ा रहते थे। जब बोलते मन नहीं लगता है, बोलता नहीं मन नहीं लगता है, काम करो बस। और बाकी यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं होता, बंदा आ जाता, उसका पासपोर्ट मेरे पापा कब्ज में रख के रखते, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो जो काम तो था वो करना ही करना था। वो टाइम पे मेरे को बहुत बुरा लगता था, भाई मेरे पिताजी कंपनी के मैनेजर हैं अल्फाता ग्रुप, और आज हम ये लेबर का काम कर रहे हैं, ये ट्रक्स चला रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज वो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ ना, कि वो जो एक लोहार होता है, जो लोहे को कितना तपा के उसको रूप दिया जाता है, मजबूत किया जाता है। तो मेरे पिता मेरे को बोलते हैं तो कि हर फील्ड में मेरे को इतना मजबूत किया कि मेरे को आज पता है कि लेबर्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स है, ड्राइवर्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स है, और हेवी ट्रक्स ड्राइवर्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स है। तो आज मैं पूरा मैनेजमेंट में अगर आंख बंद करके मेरे को मालूम है कि यहाँ कौन कौन से फील्ड में किस क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो मेरे को मजबूत करने के लिए वो पूरे दौर में मेरे पिता ने डाला मेरे को। अगर मैं चाहता तो सीधा आके ऑफिस में बैठ सकता था, मेरे पापा बोला नहीं, ये तुम्हारे लिए चेयर नहीं है, यहाँ पे पूरा आप आओ, पूरा लेबर क्या है, ट्रक्स किया जाता है, ट्रांसपोर्ट का हमारा काम है। तो अगर मैं सीधा आता, मेरे को कोई नॉलेज नहीं होता, तो पूरा मतलब मेरे पिता ने जो डिसीजन था वो अच्छा था। वो टाइम पे मेरे को बुरा लगता था, लेकिन आज मैं सोचता हूँ ना, वो एकदम अच्छा डिसीजन था। अगर मेरा पिता उस टाइम मेरे को इतना मजबूत नहीं करता, तो नहीं मालूम मैं आज ये इतना एम्पायर बड़ा खड़ा होता नहीं होता, नहीं मालूम। ये अच्छा डिसीजन था। आप बाकी लेबर्स को देखते हैं तो उनको जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, घर जाने की हो या बहुत सारे और सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपके कनेक्शंस कैसे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स रहती हैं, और क्या जब वो अपनी परिस्थितियाँ अपनी प्रॉब्लम्स जब बताते हैं तो क्या आपको ये याद आता है कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी होता था जब मैं ट्रक चलाता था? नहीं होता था, लेकिन हम उसको कुछ तो क्या है, में से सम 100% जो 100 आदमी होता है उसमें से 80% है वो कमा के खाने वाला होता है। 20% होता है उसको, वो यहाँ पे भी कमा के नहीं खाता, इंडिया में भी कमा के नहीं खा सकता। तो
जिसके एक्चुअली जो प्रॉब्लम होती है ना हमें फेस होती है कि यहाँ इसको इमरजेंसी जाने का है, तत्काल उसके लिए तैयार रहते हैं। इसको हाँ इसको इमरजेंसी फाइनेंस की आवश्यकता है, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। बस बाकी कुछ 10% लोग ऐसे हैं जो वो कहीं पर भी सेट नहीं हो सकते, वो यहीं पर भी नहीं हो सकते, इंडिया में भी नहीं हो सकते, उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, कितना भी करो सब बेकार है। और जब मैं लेबर का काम करता था या जस्ट 2020 तक, तो मेरे फिक्स अमाउंट था, खाने का पैसा मेरे पापा देते थे, रूम का पे मेरा पापा पे करता, 20 बीडी मिलता था, बहरीन का 20 बीडी। इंडिया का लगभग आज तो 4,000 रुपये बनते हैं, उस टाइम पे इंडिया का इतना ही मेरे साथ 3,000 रुपये बनते थे। उसमें मेरा मोबाइल खर्चा होता था जो 10 दिनार चले जाए, 10 दिनार में मेरा लॉन्ड्री के कपड़े का बाहर खाने का, ये 20 बीडी फिक्स था। वो पापा 2 महीने से मिलेंगे, मतलब अगर अब पापा का मूड हो गया देने का वो दे दिया, मांगते नहीं थे। वो मतलब वो पूरा अच्छे से मजबूत करके हमको ये फील्ड में डाला ये सर। तो आपके प्रॉपर पूरे बिजनेस को अगर हम और संक्षिप्त में, डिटेल में, विस्तार में अगर समझे तो क्या है, क्या ये बिजनेस? जैसे मैं हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि बहरीन में ट्रक चलने, ये इस तरह की गाड़ियाँ चलनी, ये मतलब क्रेन चलना, क्या काम इनका क्या होता है? क्या आप किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स लेते हैं? क्या टेंडर्स होते हैं? काम होता कैसे है? इसकी ग्राउंड से शुरुआत कैसे होती है? इसका हमारा जैसे कस्टमर्स का कांटेक्ट होता है, जैसे बहरीन के बड़े बड़े कस्टमर है, मिडल केबल, ग्रामको, अल्बा, अल शरीफ, तो उनकी जो कांटेक्ट है, हमारा कांटेक्ट यही है कि खलीफा पोर्ट बंदरगाह से कंटेनर उठा के और जहाँ कस्टमर की साइड है वहाँ डिलीवरी करना। अभी कस्टमर्स को नीड है कि उसको ऑफलोड भी करना, तो मेरे पास उस ऑफलोडिंग का सर्विस है, लोडिंग करना तो लोडिंग करने का भी सर्विस है। और हमारा एक्चुअली ये सर्विस है एक जगह से उनका कार्गो उठा के दूसरी जगह ड्रॉप करने का। और करेंस का जो हैवी कार्गो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंस, फोर्कलिफ्ट, लेबर सब लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपने बताया कि आप कंपनीज के टेंडर्स और इस तरीके की चीज़ें आप करते हैं। बहरीन इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत छोटा सा है, एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है, बहुत हद तक ग्रो हो चुका है। तो अभी भी क्या स्कोप और है इस फील्ड में जिसमें आप हैं, और आपका कितना बड़ा काम है? आप उसमें विस्तार में बताइए, कितने सारे ट्रक्स हैं और काम होता कैसे है? जैसे आपके पास किस किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं? जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट है, जब तक जो कंट्री चलेगी उसको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो वो फ्लोप होने वाला। ट्रांसपोर्ट इज द ऐसा बिजनेस जो कि जैसे कि हमें किराने की जरूरत है, तो हमें ट्रांसपोर्ट मेडिकल की जरूरत है, हमें एजुकेशन की जरूरत है, वैसे ही हमें ट्रांसपोर्ट एक नेसेसरी उस बिजनेस में आ जाता है। मेडिकल के जो भी आइटम्स हैं, किराने के जो भी आइटम्स हैं, पूरे ट्रांसपोर्ट से ही सप्लाई होता है। जैसे कपड़े हैं, बहरीन में कोई कुछ खुद का उत्पाद कुछ नहीं है, कुछ ऑयल्स हैं और एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का भी कच्चा प्रोडक्ट वो इंडिया से आता है, यहाँ पे रीपैकिंग होके बन के वापस री एक्सपोर्ट होता है। तो इसका खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है और मतलब अच्छा स्कोप है। मेरे को नहीं लगता कि ये पूरा डेवलपमेंट हो चुका, अभी तो बहरीन का में भी बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है। और यहाँ का जो प्रिंस है वेरी नाइस। आगे के बारे में क्या है, तो आगे मेरे हिसाब से बेस्ट ही होगा। क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती हैं कि यार बन गई बिल्डिंग जितनी बननी थी, हो गया ग्रो जितना होना था, अगर कंटेनर्स आ रहे हैं या काम हो रहा है या यहाँ पे कोई सामान आ रहा है तो वो शिप के थ्रू भी आ सकता है, बाकी और ऑप्शंस भी हैं, तो इसमें क्या ग्रोथ है? नहीं, शिप के थ्रू ही आता है। बहरीन एक समुद्र के पानी के बीच में छोटा सा टापू है, ओनली रोड कनेक्टिविटी ओनली सऊदी अरबिया है, तो वहाँ से भी कार्गो आएगा तो ट्रांसपोर्ट चाहिएगा। बहरीन में कुछ उत्पाद नहीं है इनका, शिप है तो शिप से भी कस्टमर टू कस्टमर डिलीवरी करेगा तो ट्रांसपोर्ट चाहिएगा। बिल्डिंग्स की बात है तो नो आइडिया बहरीन में एवरीडे कितने जन्म होता है, कितना मरता है, नो आइडिया। पॉपुलेशन बहुत आगे बढ़ रही है, ये तो बनती रहेगी। जो अगर गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि 60 ईयर 70 ईयर जो बन गई उसको नेक्स्ट करने का, नया बिल्डिंग बनाओ, तो एक तो फिजिकली ये है कि जितना डेवलपमेंट हो गया तो जो पुरानी बिल्डिंग बनी वो टूटना शोभा की बात है। तो जितनी अगर एक दिन में 100 बिल्डिंग बन रही है तो
एक हद बाद वो जो पीछे उस 10-30 साल 40 साल जो पुरानी बिल्डिंग बन गई ना, तो वो उनका उनका टूटना भी तो सौभाग्य है। तो वो नया जब उनका निर्माण होगा तो उनको हर चीज़ की आवश्यकता होगी, तो ट्रांसपोर्ट तो उनमें जरूरी चाहिएगा ना। तो ट्रांसपोर्ट एक बंद होने वाली सुविधा नहीं है। तो बहुत ट्रांसपोर्ट इज द ऐसा बिजनेस जो कि जिंदगी में कभी बंद नहीं हो सकता, Yeah. लॉन्ग टर्म चलेगा एंड किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे कोविड जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाओ, ट्रांसपोर्ट। कोविड के अंदर एक देश की अर्थव्यवस्था चल रही थी तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर चल रही थी। मेडिसिन के आप देख लीजिए, खाद्य सामग्री से देख लीजिए, हर चीज़ में दूध में देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट तो चाहिए था। अब होम डिलीवरी कर रखे थे, लोगों को घर के अंदर बंद करके रखे थे। तो आपके घर के बाहर हमारे तो हम लोग बहरीन में तो घर के बाहर जो सामान बंदा लेके आ रहा था, वो तो छोटा ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो टेम्पू वाला है, जो ट्रक वाला है, वो सामान देने के लिए ट्रांसपोर्टर तो आ रहा था। बंद होने वाली सुविधा नहीं है ये। कितने भी महामारी आ जाए, वो ट्रांसपोर्ट बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। जैसे आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इस बिजनेस के जिसमें आप हैं, इसके क्या थंब रूल्स है? मतलब इस बिजनेस में कौन से एथिक्स, कौन से रूल्स हैं, और किस किस तरीके की चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत बेटर होंगी, काम बहुत बढ़िया होंगे, कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, अच्छी आपको डील्स मिलेंगी कंपनियों के थ्रू। इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है। कस्टमर्स को एग्जाम्पल के तौर पे मांगता है कि 10 गाड़ी हमें मॉर्निंग में चाहिए। कस्टमर को हम प्रॉपर सर्विस देंगे, कस्टमर को हम लोग बराबर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो नीड है वो टाइम पे भेजेंगे, तो कस्टमर हमको छोड़ के जाएगा नहीं। कस्टमर को क्यों दूसरा चेंज करेगा? उसको तो आवश्यकता है, तो पुराने को पहले पकड़ के रखेगा। अगर मैं देखो 10 गाड़ी बोलेगा, मैं उसको प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे को वो बाहर निकालेगा, और तुम बाहर निकलो, दूसरा हो। तो यहाँ पर तो सर्विस का तो प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज सर्विस नहीं है तो सिस्टम क्लोज है। जब हम अभी बाहर किसी से बात कर रहे थे, तो हमने जब चंदेलिया ग्रुप की बात की, तो कोई कह रहे हैं कि बहरीन का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी है चंदेलिया ग्रुप। तो ऐसी क्या धूम मचाई इतने कम सालों में कि आज बहरीन की जानी मानी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक चंदेलिया ग्रुप आता है? मैक्सिमम लोग जो कंपनी ओपन करते हैं वो सीधे चेयर पे आके बैठते हैं। सीधे उनको जो प्लेटफॉर्म वो रेडी करा मिलता है, किसी के पिता का होता है, किसी के दादा का होता है, सबको रेडी होकर मिलता है। तो ये इसका जो नीम लगाई मेरे पिताश्री ने, तो मेरा पिताश्री यहाँ पे आए थे। आज के मैं भी 43-44 साल हो गए मेरे पिता को। तो ये अल्फता ग्रुप में ड्राइवर के रूप में आए थे। तो मैंने जो लाइफ गुजारी लेबर से, तो मेरे पिता भी लेबर से ही गुजरे हैं। तो इसका जो नीम रखने वाला बंदा है मेरे पिताश्री, उन्होंने पूरी लेबर का क्या सीन है, ड्राइवर का क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ऑफिस में क्या होता है, पूरी फील्ड से मेरे पिता गुजर के आज ये नीम पे चेयरमैन की पोस्ट पे आए हैं। तो उनको भी मालूम है, और मेरे को भी मेरे पिता ने सीधे चेयर पे लाके नहीं बैठा, तो मेरे को भी मालूम है। तो हम जो दोनों मिलके ये संघर्ष, हमको मालूम है कि कहाँ कौन सी पेस प्रॉब्लम होगी, तो हम पहले ही वो पेस को सॉर्ट आउट करके रखते हैं कि यहाँ पे ये पेस होगी, कस्टमर को ये सर्विस देंगे तो बेस्ट होगा। तो इसके लिए वो ग्रोथ है, मार्केट में सर्विस चाहिए। तो अगर जो बंदा एकदम फील्ड से नया उठ के मेरी चेयर पे आएगा, मैं चला जाऊंगा, मेरी चेयर पे दूसरा आदमी आएगा, उसको फील्ड के बारे में नहीं मालूम, लेबर्स को क्या मिल रहा है, ड्राइवर्स को क्या मिल रहा है, तो वो उसको इतना नॉलेज नहीं होगा। उसका फोकस है कि यहाँ कंटेनर यहाँ से उठाया, कस्टमर को छोड़ा, तो उसमें बीच के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई, तो उसको प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो बराबर सर्विस नहीं जाएगी, और बराबर सर्विस नहीं जाएगी तो कस्टमर अगली बार नहीं लेंगे। और ये मेरा रिकॉर्ड है, जो कस्टमर मेरे साथ आता है, अगर मेरे पास ज़्यादा काम है तो मैं ही कस्टमर को छोड़ता हूँ, कस्टमर मेरे को छोड़ के नहीं जाता है। कहीं से टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा तो कस्टमर को मैं ही लेफ्ट करता हूँ, कस्टमर मेरे को छोड़ के नहीं जाता है। ये व्यवहार, कनेक्शंस और वो जो एक बॉन्ड है जो काम के थ्रू जो दिखता है, उस बॉन्ड के बेयाफ पे हमारे जो पोर्ट्स पे जो बुकिंग का सिस्टम है, अगर किसी में रॉन्ग कंटेनर बुक हो जाता है, तो जो यहाँ से अमेरिका जाना होता है वो सिंगापुर पहुँच जाता है, तो उसमें उसको वापस लेके आने के लिए 1 करोड़ के खर्चे भी होते हैं। तो ये जो बुकिंग सिस्टम है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए 3-3 आदमी से गुजरता है। बाकी ट्रांसपोर्टर के साथ एक आदमी रहता है। पहले बंदा बुकिंग चेक करेगा, बुकिंग डन हो गया, फिर वो ड्राइवर्स के पास जाएगा, वो चेक करेगा, फाइनली डन हो गया, बाद में ड्राइवर्स को हम डॉक्यूमेंट देंगे, बाद में अंदर जाएगा। तो सर्विस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज कभी कभी कुछ 1% 2% होती है, तो कस्टमर बैठ के सोल्यूशन कर लेते हैं उसके। ट्रांसपोर्ट का काम आपने बोला कि ऐसा काम है जो कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, दुनिया के किसी भी कोने में एक काम यूजुअल वाला काम है। जब हम राजस्थान को देखते हैं, जब राजस्थान में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, काम की ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये स्कोप, ये बिजनेस तो वहाँ भी हो सकता था ना, ज़रूरत तो उन लोगों को भी है, फिर बहरीन में ही क्यों? बहरीन में तो जो यहाँ की गवर्नमेंट है, एक छोटा कंट्री है,
तो मैक्सिमम हमारा जो ट्रांसपोर्ट है 10 किलोमीटर के अंदर में चलता है। तो कुछ ड्राइवर्स को प्रॉब्लम है, गाड़ी को प्रॉब्लम है, अगेन 10 मिनट से मेरा अगर गाड़ी ब्रेक डाउन है, मेरा यार्ड से जो मैकेनिक जाएगा 10 मिनट में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। राजस्थान एक बड़ा एक क्षेत्रफल का राज्य है, तो अगर मेरा ऑफिस जयपुर में है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया जैसलमेर, तो वहाँ से मेरे को जाने के लिए कम से कम 10-12 घंटे लग जाएंगे। अगर मैं बाहर से वहाँ से मैकेनिक हायर करके दूंगा तो मैकेनिक को मालूम है कि ये गाड़ी जयपुर की है और इसका प्रॉब्लम हो गया, तो अपनी मनमर्जी की रेट्स देगा वो। तो वहाँ का जो खर्चा है ना वो बहुत हेवी है, वहाँ का खर्चा, फिर इतना प्रॉफिट नहीं है। दूसरा, पहले तो इतनी अच्छी रोडें नहीं थी, अभी माननीय नितिन गडकरी जी आए, रोडों का इतना इनफैक्ट इतना अच्छे से जाल बिछाया राजस्थान के अंदर, नंबर 1। तो मैं भी सोचता हूँ अगला कदम राजस्थान में रखने के लिए जल्द ही हमारा चंदेले इंटरनेशनल आपको मिलेगा। राजस्थान में भी? गुजरात में मिलेगा, राजस्थान में तो ब्रांच होगी क्योंकि वहाँ पे पोर्ट लगता है गुजरात में। हाँ। हमारा मकसद जहाँ पोर्ट है वहीं पे हम ओपन करेंगे। अभी नंबर 1 है राजस्थान। वो टाइम पे जब मेरे पिताजी आए थे और मैं आया था, वो टाइम पे इतने अच्छे स्कोप नहीं थे राजस्थान में। अभी तो गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, राजस्थान की गवर्नमेंट भी बहुत जगह अभियान लगाती है, क्या इन्वेस्टर आओ, क्या गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट तैयार है, अभी मोदी सरकार है, भजन लाल जी सब रेडी है। लेकिन अभी अगले साल, अगले कुछ दिनों में हम लोग ज़रूर राजस्थान के बारे में सोचेंगे। राजस्थान की मिट्टी है उसको हम नहीं भूल सकते, वहाँ की जो मिट्टी की खुशबू वो अलग ही है। आप शेखावाटी से आते हैं, तो शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़ बहुत बड़ा राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 15-20 बहरीन बसा दो तब भी कम पड़ता है राजस्थान। लेकिन फिर भी जब हम बहरीन को देखते हैं तो बहुत सुंदर, खूबसूरत, छोटी सी प्यारी सी कंट्री है, लेकिन राजस्थान बहुत क्षेत्रफल के तौर पे बड़ा है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको राजस्थान में दिखती हैं ट्रांसपोर्ट के अलावा, जो आप चाहेंगे कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इस चीज़ में राजस्थान और कुछ बड़ा कर सकता है, ग्रो हो सकता है, और वो राजस्थान का ही पोटेंशियल है, वो चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी? ऐसी क्या चीज़ आपको राजस्थान में लगती है? राजस्थान में अभी तो बहुत से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट भी चल रहे हैं, और मेरे को जहाँ पे थिंकिंग मेरे को लग रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि भी इतने डेवलपमेंट नहीं है राजस्थान में। हर जगह बड़ी बड़ी सिटी ही डेवलपमेंट है, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, ये बड़ी बड़ी सिटियाँ, यही डेवलपमेंट है। जो छोटी छोटी सिटी है जैसे सीकर है, कोटा है, जो डेवलपमेंट होने में भी टाइम लगेगा। तो एक कंस्ट्रक्शन का जो अगर अच्छा बिल्डर है, अच्छा उनके पास कंपनी है, अच्छा मैन पावर है, उसके लिए बहुत अच्छा राजस्थान में स्कोप है इसके लिए। अभी धीरे धीरे राजस्थान ग्रो हो रहा है, तो जैसे जैसे ग्रो होगा, ग्रोथ की ओर बढ़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन कि भाई वो उस चीज़ में और आगे बढ़ सकता है। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो राजस्थान के कल्चर से आप कितना जुड़े हुए हैं? क्योंकि हाल फिलहाल दिवाली सेलिब्रेट हुई यहाँ पे, और मैंने देखा कि महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम बाहर किसी देश में हैं। सो कोल्ड गल्फ कंट्रीज़, हम जब वहाँ होते हैं तो हम इन कंट्रीज़ को, जो दुबई है, बहरीन है, सऊदी है, ओमान है, हम इनको गल्फ कंट्रीज़ उस नज़र से देखते हैं कि यार एक जगह हो पाना, कल्चर सेलिब्रेट करना, सनातन धर्म संस्कृति, तो ये जो भाव, ये फीलिंग्स, ये अपनापन बहरीनियों के बीच कैसे डेवलप हो पाया? कैसे वो कनेक्शंस बिल्ड हो पाए? इसके लिए यहाँ का जो बहरीन का प्रिंस है ना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, गणगौर मनाते हैं, तीज मनाते हैं, हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि हम बहरीन में हैं कि राजस्थान में। हमें लगता है कि हम मिनी राजस्थान है यहाँ पे बहरीन में। लगभग 22,000 लोग बहरीन में राजस्थानी रहते हैं, और अच्छे से जो भी प्रोग्राम होता है पूरा राजस्थान कल्चर के हिसाब से प्रोग्राम होते हैं। और बहरीन का जो प्रिंस है, शेख है, वो भी बोलते हैं कि आप लोग अपने कल्चर को प्रमोट करो, अपने धर्म को प्रमोट करो, लेकिन किसी दूसरे धर्म को नीचे मत दिखाओ। उसका एक स्पेस, यही एक लाइन है। बाकी बहुत अच्छा लगता है, और राजस्थान के कल्चर को हमको महसूस नहीं होता। आपने भी देखा होगा दीपावली का जो प्रोग्राम था, और मतलब ऐसा लगता है कि हम सेम राजस्थान के अंदर ही हैं। बेस्ट, राजस्थान द बेस्ट, इसमें कुछ दो राय नहीं है। राजस्थान तो नंबर 1 है, और वो तो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान से बढ़िया कुछ भी नहीं है। राजस्थान से बढ़िया कुछ भी नहीं है। राजस्थान की क्या चीज़ आपको बहुत याद आती है बहरीन में?
कि कुछ भी कर लो, बहरीन बहुत खूबसूरत है, बहुत सब कुछ है, हर फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ तो मिसिंग रहेगी, ये इस चीज़ की तो याद आती है। राजस्थान में तो बहरीन में तो बाकी सब कुछ मिलता है। एक जो मेरी माँ की जो डांट थी, हाँ जो देश अंदाज में जो हम गलतियां करते तो गालियां पड़ती थी, जो माँ का प्यार था वो मैं बहुत मिस करता हूँ। हाँ मेरी दादी माँ का, मेरे फैमिलीज का। बाकी तो सब राजस्थान का कुछ भी यहाँ पे हम लोग होली दीपावली वो सब है, बाकी मेरी फैमिलीज है वो मैं ज़्यादा बहुत मिस करता हूँ। अदरवाइज तो पूरा राजस्थान यहाँ पे बहरीन में है, मिनी राजस्थान है। ऐसा कुछ नहीं है, खाने का पीने का सब सेम राजस्थान है। बाकी मैं मेरी माँ को, मेरी फैमिली को बहुत मिस करता हूँ। राजस्थान से यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, राजस्थान से यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो सब आप तक पहुँचते हैं, आप खाते भी हैं, आप पहनते भी हैं, आप यूज़ भी करते हैं। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर ये प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर राजस्थान ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लग जाए तो बहरीन, सऊदी, दुबई और यहाँ इस साइड की जो कंट्रीज़ है वहाँ एक बड़ा बूम आ सकता है और राजस्थान और फाइनेंशियली और बेटर ग्रो हो सकता है, कुछ एक नया बूम मिल सकता है राजस्थान को। कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगती है? नहीं, राजस्थान का तो एक्चुअली हर प्रोडक्ट जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, राजस्थान पे हम बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। राजस्थान से जो हमारे जो खाने पीने के पदार्थ हैं वो भी बहुत आते हैं। हम लोग कंटेनर निकालते हैं कभी तो उसमें राजस्थान से आते हैं वो। आपके प्याज हैं, राजस्थान से मैक्सिमम चीज़ हर चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है और राजस्थान सरकार यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जो राजस्थान से यहाँ पे नहीं आ रही है। मैक्सिमम जो भारत से जो एक्सपोर्ट होता है ना खाने पीने का, उसका 30% प्रोडक्ट राजस्थान से आता है। सबसे ज़्यादा मार्बल ग्रेनाइट यहाँ पे आता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, क्योंकि आप भी एकदम देसी हैं, गांव से आप आते हैं, आप अपने गांव में जो गोबर होता है, गोबर के अपन बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं आफ्टर यूपी, और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर इस साइड बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा वो चीज़ मांगी जा रही है खेती के लिए, ज़मीन को और उपजाऊ करने के लिए। तो आपको क्या लगता है ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं, और अगर इस चीज़ को एक्सपोर्ट यहाँ पे किया जाए तो आपकी क्या हेल्प हो सकती है राजस्थान के यूथ को? आप उस चीज़ को और बेटर कैसे ग्रो कर सकते हैं? पीछे जो आपने जो गोबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गोबर का इतना कुछ मेरे तो एग्रीकल्चर तो यहाँ पे होती नहीं है ना का बराबर एग्रीकल्चर है। जिसके पास घोड़े हैं तो उनके लिए जो रंजगा होता है वो छोटा ही कर पाता है। तो उसके पास जो खुद के घोड़े हैं उनके गोबर होते हैं वो यूज़ करते हैं वो। तो वो तो यहाँ पे होते नहीं। लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पे जो पेड़ हैं पौधे उनमें जो खाद आता है ना, वो यूएस से आता है, अमेरिका से, कनाडा से, इटली से, वहाँ से आता है। तो वो गवर्नमेंट वहाँ की यूज़ करती है। तो इसको तो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को बात करना चाहिए बहरीन की गवर्नमेंट के साथ कि हमारे साथ ये प्रोडक्ट है। और जो वहाँ से जो कॉस्ट आती है बहुत हेवी पड़ती है। अगर वहाँ से अमेरिका से कंटेनर परचेस कर रही है गवर्नमेंट और इंडिया से वो 10 कंटेनर परचेस कर सकती है, तो वो तो राजस्थान गवर्नमेंट को बहरीन गवर्नमेंट से संपर्क करके वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए अच्छा स्कोप है इसके लिए। तो जो हमारे किसान हैं उनको भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा इससे। ऐसे प्रोडक्ट हम राजस्थान के जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऐसे कौन से प्रोडक्ट आपको लगते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हिस्सा, जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ हो सकता है लेकिन वो थोड़ा सा पीछे छूट रहा है और राजस्थान की ग्रोथ के अंदर वो एक बड़ा हिस्सा बन सकता है? ऐसे कोई प्रोडक्ट, ऐसी इसमें कोई तो आपका चीज़? यही है जो आपने बताया, गोबर बताया आपने, हाँ जो पौधों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा जो राजस्थान से जो बाजरा आता है ना, बाजरा, ये एक यहाँ पे बहुत बड़ा फेमस है क्योंकि ये बहुत ओके। कमती लिमिटेड स्टोर में मिलता है। तो अगर ये इस पे थोड़ा कि गवर्नमेंट फोकस करेगी, हर रेस्टोरेंट तक ये पहुँचेगा, तो एक मोटे अनाज के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी काम आता है ये। और ये शरीर मतलब आदमी को स्ट्रॉन्ग भी करता है और स्वादिष्ट भी है। तो राजस्थान की बस ये दो चीज़ अगर होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास राजस्थान के कितने लोग काम करते हैं आपकी कंपनी में? मेरे पास राजस्थान के 180 लोग काम करते हैं, चंदेलिया प्लस अल्फाता ग्रुप। 10 लोग मेरे पास पाकिस्तानी भी हैं और सब लोग 7-8 मेरे पास पंजाबी भी है। बाकी सब राजस्थान के मेरे पास ज़्यादा है, 180 लोग समथिंग। 180 लोग अपने ही गांव, परिवार, समाज के लोग, हाँ, उनके घर में? 180 लोग हैं वो पूरे शेखावाटी एरिया के हैं। हाँ। सीकर, झुंझुनू, सुजानगढ़, नागौर, जयपुर और जोधपुर, ये एरिया के 180 लोग हैं।
मान लो मैं आपकी गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, मैं आपके यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी बहरीनी की गाड़ी मैंने लगा दी, अब उस परिस्थिति में मैं आपके परिवार से भी हूँ, मैं राजस्थान से ही हूँ और मुझे भी नुकसान हुआ है, गाड़ी को भी नुकसान हुआ है, गलती भी मेरी है, और ऐसी परिस्थितियों को कैसे मैनेज करते हैं? और ज्यादातर एम्प्लॉय सब घर परिवार समाज क्षेत्र के ही लोग, 180 एम्प्लॉय, तो वो जो बैलेंस होता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, वो कैसे कर पाते हैं? ये तो नॉर्मली इशू है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। और जब एक इंसान का होता है तो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब 180 लोगों का सेम इसी प्रकार के इश्यूज होते हैं, कभी भी किसी को भी एक साथ इशू हो सकते हैं, 4 इश्यूज 5 इश्यूज, कभी हुए कभी नहीं हुए, तो हाउ मैनेज ऑल द थिंग्स, मतलब अकेले? गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो अगर सामने वाले की होती है, मेरा ट्रक से होता है, तो मतलब इंडिया में तो क्या, राजस्थान में तो क्यों लट बाज जाएगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए जना। अच्छा कुछ नहीं है, बैरिनी भी है, राजस्थानी है, या कोई मेरा ड्राइवर जिसका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को 4 इंडिकेटर डाल दो, वहीं पे खड़ा रखो, तो जो पुलिस ट्रैफिक वाले जो आएंगे, वो गाड़ी को जिसका गलती है उसका जो इंश्योरेंस क्लेम है, अगर मेरा गाड़ी का नुकसान हो गया तो उसको वो इंश्योरेंस से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और जो बंदे के कुछ लग गई और हो गई तो सेम टाइम एम्बुलेंस आएगी बहरीन गवर्नमेंट की तरफ से, वहीं से पिक करेगी, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाएगी, उसको उपचार उसका गवर्नमेंट करा के देगी, कोई उसका कुछ चार्जेस नहीं आता। ये गवर्नमेंट का यहाँ की बहुत अच्छा रूल्स है। और जो आप बता रहे हैं 180 एम्प्लॉयर है, तो वो लोग मेरे पास जो आदमी ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ये हम लोग ने कंपनी ओपन की तो हम घर से पैसे 1 रुपये लेके नहीं आए, खाली हाथ आए थे, ऐसे हाथ झटका के, तो हम लोगों ने घर से, तो उन लोग, एक आदमी, हर एम्प्लॉय मेरा ये सोचता है कि चंदेलिया इंटरनेशनल हर ड्राइवर मालिक है उसका, हर ड्राइवर, और ऐसी जिम्मेदारी लेके वो लोग काम करते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। और जो मेरे पास ड्राइवर हैं, 20-25 ड्राइवर तो ऐसे हैं जो 15-20 साल से कंटिन्यू मेरे साथ है, तो उनको मगर घर पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो एक साथ पेमेंट लेते हैं। अगर उनको मालूम है कि हाँ इस पैसे की हमको चंदेलिया इंटरनेट में आवश्यकता है, तो मेरे लिए वो पेमेंट छोड़ भी देते हैं, अगला महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद में से मैनेज करके चलते हैं। हर एक आदमी परिवार की तरह रहता है, ऐसा नहीं सोचता है कि हम लोग अलग हैं वो अलग हैं। बाकी जो कंपनी बनाने में जो मेरे ड्राइवर्स हैं उनका बहुत, और जो मेरी फैमिली मतलब रिश्तेदार थे, का बहुत अच्छा योगदान था। फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया, 2-3 महीने सैलरी नहीं लेना, तो प्लेटफॉर्म उनके आधार पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हम लोग 1 रुपये घर से लेके नहीं आए थे, तो मेरे पिताजी के ऊपर इतना विश्वास था, 1-2 साल तक कोई आदमी सैलरी नहीं लेता था, उनके घर पे बीच में पैसे चाहिए होते तो हम लोग दे देते। इस हिसाब से लोग पूरे ड्राइवर हैं, वो सेम आदमी सब के सब ये सोचते हैं कि हाँ कंपनी के मालिक हम लोग ही हैं। ऐसा नहीं है कि पताराम जी का है, वो सब सोचते हैं कि हम पताराम जी के बेटे हैं, जो पिता की उम्र के सोचते हैं पताराम के भाई हैं, कोई मेरी उम्र के सोचते हैं महेंद्र के भाई हैं। तो इस हिसाब से मेरा प्लेटफॉर्म पूरा चल रहा है। जब हम ड्राइवर्स की और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो जहन में एक ख्याल आता है कि घर में उनको जब घर जाना हो, सरकमस्टांसेस अलग हो, चीज़ें बहुत विकट परिस्थितियाँ होती हैं, जब आप उनको बुलाते हैं राजस्थान से, तब क्या क्या रूल्स उनके होते हैं कि ये बेसिक रूल है, ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा? जैसे इटली में कहा जाता है कि अगर कोई इटली अगर वर्क वीज़ा से जा रहे हैं तो इटली एटलीस्ट आपको 5 साल इटली रहना पड़ेगा, 5 साल के बीच आप नहीं आ सकते। तो बहरीन में क्या क्या रूल्स हैं, और उसके अंदर एड ऑन आपकी कंपनी के क्या रूल्स हैं? उसमें जो मेरे पास नया आदमी कोई नहीं आता है। मेरे पास जैसे 180 लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 10 लोग जा रहे हैं तो 170 जो बच रहे हैं, उन्हीं के कोई रिश्तेदार, उन्हीं के कोई भाई या मेरे आसपास के लोग आते हैं, उनको पूरा मालूम है कि हाँ इस कंपनी के रूल्स क्या हैं। 2 साल बाद में कंपनी छुट्टी देती है, बीच में इमरजेंसी हो गया तो सेम डे फ्लाइट हम लोग करा के देते हैं। घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो मेरा पिताजी हर समय तैयार रहता है। तो ऐसे नया ये इसमें कुछ टर्म कंडीशन नहीं रहते हैं, क्योंकि जो मेरे पास जो ऑलरेडी जो लेबर्स हैं, ड्राइवर हैं, वो पूरे फैमिली के जैसे लोग हैं, तो उनको पूरा कंपनी का नॉलेज रहता है। तो जो बंदा जो आदमी जिसको बुलाता है ना, वो ही अपने आप उसको पूरी यहाँ की कंडीशन बता देता है। 2 साल पहले छुट्टी नहीं है, ये टाइम पे सैलरी मिलेगा, ये टाइम पे ओवर टाइम मिलेगा, ये टाइम पे काम छुट्टी मिलेगी, और इतना इस कंपनी में काम है, तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
जो और हम लोग जो आदमी बुलाता है ना वो पूरा उसको पहले से ही समझा देता है उसको पूरा। कि ये आपके रूल्स रहेंगे और ऐसे ऐसे, और उन रूल्स के इतर भी अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती हैं तो आप कैसे उन चीज़ों को मैनेज करते हैं? बहुत से लोग आते हैं अभी तो जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। जो गांव में रहते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि 100 में से 70 लोग हैं वो उसको कमा के खाने का है। वो बहरीन में है, चाहे इंडिया में है, चाहे सऊदी में है, कनाडा है, किधर भी है। 30 लोग ऐसे होते हैं जिसको कुछ नहीं है, वो इंडिया में जाएंगे तो गरीब बन जाएंगे, बहरीन में आएंगे तो शेख बन जाएंगे, यहाँ के 1-2 महीना पैसा मिलेगा शेख बन जाएंगे, हमारे से बड़ा कोई नहीं है। तो वो यहाँ भी नहीं टिक पाते और इंडिया में भी नहीं टिक पाते। ऐसे लोग बहुत होते हैं, वो आते हैं इमीडिएटली जाते भी हैं, आते हैं नहीं रुकते हैं, काम नहीं करते हैं प्रॉपर। में सेम टाइम फ्लाइट भी करा के देता हूँ उनको। तो वो तो हर जगह ऐसा इश्यू आता है, प्रॉपर सब लोग ऐसे नहीं आते। तो एक हाथ में 5 अंगुली 5 अंगुली बराबर नहीं होती, सब अलग अलग होते। तो अलग अलग माइंड के अलग अलग लोग भी होते हैं, ऐसा बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है बट हमेशा सबके जहन में रहता है, और जब हमारे तो बहुत ज़्यादा रहता है कि जब हम उद्योगपति नाम लेते हैं तो बहुत बड़ा और ग्लैमर जैसा नाम है कि यार उद्योगपति मतलब एक सूट बूट पहना हुआ, चश्मा लगाया हुआ, बड़ी सी गाड़ी, मतलब अच्छी एलीट ऑफिस, और उद्योगपति बिजनेसमैन, तो ऐसी इमेज हमारे जहन में बनती है। लेकिन एक ऐसा बिजनेसमैन जो ट्रक ड्राइवरों के साथ, अपने ही ड्राइवरों के साथ बैठ रहा है, खाना खा रहा है, चाय पी रहा है, उनके जैसे ही कपड़े, और उनको ये फीलिंग्स नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसी को काका बोल के बुलाना, किसी को दादा बोल के बुलाना। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं, कभी ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला जब आपको अपने ही दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा होता है तो आपको अचानक से ही महसूस है कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, ये सब मेरा है, मैं 180 लोग तो मेरे राजस्थान के यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने ट्रक्स मेरे अंडर चलते हैं। तो ऐसा कभी क्लिक नहीं हुआ अचानक से? मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का एक शब्द था, जो झुकेगा वो कुछ ना कुछ लेके आएगा। कुएं के अंदर एक बाल्टी जाती है तो वो जाएगी, झुके जाएगी तो पानी लेके आएगी, कुछ तो खाली नहीं आएगी वो। तो जो मेरे जो ड्राइवर्स हैं, मेरे को पहले तो कभी महसूस ही नहीं होता है कि मेरे ड्राइवर्स, मैं सोचता हूँ मेरा भाई है, मेरे से बड़ी उम्र का मेरा चाचा है, हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। मैं नहीं, मेरे पिता भी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स की जो हमने गाँव में बोला ठेला होता है, उस हिसाब से उनके किचन्स होता है बैठ के, तो हम लोग वहीं पे बैठ के चाय पीते हैं। ऐसा कुछ हमें कुछ महसूस नहीं होता है। और जो आदमी अगर बोल दिया कि मैं, जिसके अंदर मैं आ गया, वो गया काम से। हमको कमा के कौन देता है? अगर मैं एसी में बैठा हूँ, मैं घर में जाता हूँ एसी में, ऑफिस में एसी में, गाड़ी में एसी में, काम कौन कर रहा है? वर्कर कर रहा है। किसके पीछे चल रहा हूँ? मैं मेरे ड्राइवर्स के पीछे चल रहा हूँ। किसके पीछे? मेरे लेबर के पीछे चल रहा हूँ। मेरा क्या है? मैं कुछ नहीं, मैं कौन सा ट्रक चलाता हूँ, मैं कौन सा गाड़ी चलाता हूँ? जो मेरे को कमा के दे रहा है, जहाँ से मैं खा रहा हूँ, जहाँ से मेरे को पैसा आ रहा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा तो बंदे पे डबल जिम्मेदारी आ जाएगी उसके ऊपर कि महेंद्र कौन है? महेंद्र तो यार हमारे साथ बैठ के खाना खाता है, महेंद्र तो हमारे साथ बैठ के चाय पीता है। वो सोचेगा कुछ प्रॉब्लम होएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी तो बंदा मेरे को कॉल करेगा, अदरवाइज मेरे को कॉल नहीं करेगा। वो अपने आप वहीं तक उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। उनकी सॉर्ट आउट नहीं होएगा तो मेरे को कॉल करेगा। मेरे ड्राइवर ऐसे भी हैं जो कंटिन्यू, अगर बड़ा शिप आता है, बहुत हेवी काम होता है, 10-10 दिन रूम पे नहीं जाते। गाड़ी में सोना, गाड़ी में खाना, गाड़ी में पीना, सब कुछ गाड़ी में, 10-10 दिन तक रूम पे नहीं जाते। विदाउट नहाए हुए भी काम करते हैं। उन पर जिम्मेदारी है कि किसका कंपनी है? हमारा कंपनी, मतलब ड्राइवर्स का कंपनी। वो नहीं सोचते हैं पताराम कौन है, महेंद्र कौन है, नहीं, हमारा फैमिली मेम्बर है यार, महेंद्र हमारा भाई है। तो उनके साथ बैठ के खाने में क्या प्रॉब्लम है? कोई इश्यूज नहीं है। मेरे को कमा के दे रहे हैं, वो लोग ट्रक लेके जा रहे हैं, उसको पेश करके, हाँ कौन है? चंदेलिया का ड्राइवर आया है। तो वहाँ पे जो उनका इमेज जाता है ना दूसरी कंपनी में, वो ड्राइवर की वजह से मेरा इमेज जाता है, मेरी वजह से नहीं जाता है। क्योंकि ड्राइवर वहाँ पे अच्छा व्यवहार करेगा, ड्राइवर का व्यवहार अच्छा रहेगा तो मेरा और मेरा बाप का नाम ऊपर आएगा, कंपनी का नाम ऊपर आएगा। सब कुछ ड्राइवर के हाथ में। अगर मैं ड्राइवर से भेदभाव करूँगा, ये लेबर है, ये ड्राइवर है, तो ड्राइवर के दिमाग में क्या आएगा? महेंद्र घमंडी है, तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। वो अपने एक ध्यान क्या बोलते हैं उसको, मजदूर बोलते हैं, उसी हिसाब से वो काम करेगा। प्रॉपर काम नहीं करेगा, प्रॉपर कस्टमर को सर्विस नहीं देगा, प्रॉपर सर्विस नहीं देगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा तो मेरा ताला लग जाएगा जल्दी। तो इसमें कुछ नहीं है, सादा रहो, ड्राइवर्स के साथ रहो, जो कमा के देता है उसके साथ बैठ के कहो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब जब बंदा कमा के दे रहा है, उससे जो इनकम आ रही है उससे शर्म नहीं, तो बैठ के खाने में क्या शर्म है? शादियों का सीजन आने वाला है राजस्थान में, और सबके एकदम ऐसा एक्साइटमेंट, एनर्जी, और 180 लोग हैं, उनमें से मेरे ख्याल से आपके पास 20, 30, 25 लोगों के तो मैसेज आ जाएंगे कि अभी मुझे 7-8 घर जाना ड्राइवर है, जा मेरी रहे हैं। बहन की शादी है, मेरे इनकी शादी है, मेरी उनकी शादी है।
तो जब हम रिश्ते बना लेते हैं, जब कनेक्शंस बहुत बियॉन्ड द मतलब वर्क लाइफ चले जाते हैं, तो उन सब ऐसी परिस्थितियों में फिर चीजें मैनेज कैसे होती है? तो अभी- उनके एक्सपेक्टेशंस तो आपसे ये रहेगी कि हमने अगर उनको बोल दिया तो वो तो एग्री हो गया ही होगा, उसमें तो मना करने के कोई चांस ही नहीं है। नो ड्राइवर प्रेजेंट में मेरे आज किसी ड्राइवर आज का फ्लाइट है, कभी का किसी का कल का है, किसी का परसों का है। अगेन ये 3-4 दिन में नो ड्राइवर्स का फ्लाइट है, जिसको आए हुए 3 महीना हुआ है, किसी को 4 महीना हुआ है, किसी को 5 महीना हुआ है। फैमिली में शादी है तो मैनेज करना पड़ेगा। 5-6 दिन हमको क्या बाहर से ट्रक हायर करने पड़ेंगे। अगर हम उसकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो जब हम प्रॉब्लम में होंगे तो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। तो आपकी प्रॉब्लम हम समझेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम समझेगा। अदरवाइज 5-6 दिन के लिए मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। और अगर यहाँ से उनकी ड्यूटी नहीं बनती तो घर से फ़ोन करवाते हैं वो। एक हमारा अच्छा एक मित्र है मेरा, उसको कंपनी वाले सब बोलते हैं कि ये मुदीर महेंद्र का मतलब चमचा ऐसा बोलते हैं वो। कि मेरा अच्छा तो उसका क्या छुट्टी नहीं बनती तो अपने घर से फ़ोन कराया, मैं जा रहा हूँ। उसको आए 2 महीना हुआ अभी, वो भी जा रहा है। मतलब सब के लिए प्रॉब्लम समझनी पड़ती है। जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स है, मेरा फैमिली है, मेरा बच्चा है, मेरी बीबी है, मेरी सिस्टर है, अगर मेरे घर पे शादी होएगी तो मैं भी जाऊँगा, मेरे पिता भी जाएगा। सेम ड्राइवर्स के भी वही कंडीशन लागू होता है। उनके भी बच्चे हैं, बीबी हैं, माँ है, बाप है, वो नहीं जाएंगे तो उनकी फैमिली को कैसा महसूस होएगा। अगर हम उसकी फीलिंग नहीं समझेंगे तो ड्राइवर हमारी फीलिंग कभी नहीं समझेगा। अगर वो ड्राइवर तो आपस में बना के चलते हैं, तो अभी जिस ड्राइवर्स को टाइम हो गया था जाने का, वो ड्राइवर्स रुक गए, बोला हमारी आवश्यकता नहीं है, आप इनकी शादी है तो इनको भेज दीजिए। तो ड्राइवर बहुत अच्छे समझदार ड्राइवर्स हैं, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। आपने 180 लोग तो ऑलरेडी राजस्थान के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी राजस्थानी यूथ अगर आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, तो आपके पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए? ड्राइवर्स के अलावा भी और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास है? आप किस टाइप का काम के लिए राजस्थानी यूथ को और प्रेफर करेंगे कि वो आपके पास आए, काम करे? मेरे पास तो ट्रांसपोर्ट का है, तो ड्राइवर्स तो मेरा रीढ़ की हड्डी है। दूसरा लेबर्स का है, तो मैं जो यूथ देख रहे हैं उसको मैं बोलता हूँ पढ़ो, संघर्ष करो, लेबर में कभी मत आओ। लेबर में यहाँ का इतना टेम्परेचर है, लेबर में कौन आएगा जिसको आगे दीवार मतलब मारवाड़ी में बोल रहे हैं कि बीत का हाथ अड़गा भी आदमी लेबर में आना चाहिए बाद में, लास्ट ऑप्शन। जो यूथ देख रही है यूथ ये कि बीत के हाथ अड़ गया मतलब? दीवार हाँ। अगर मैं चल रहा हूँ, सामने मेरे दीवार आ गया, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं अब, तो वो टाइम पे लेबर का रास्ता चुनना चाहिए। अगर यूथ देख रही तो यूथ को मैं एक ही मैसेज कर रहा हूँ, संघर्ष करो। संघर्ष के अलावा कुछ नहीं, पढ़ाई करो, शिक्षा है, बाकी हर चीज़ बंटवारा हो जाएगा। यूथ है तो ना शिक्षा कभी बंटवारा नहीं होगा। 2 भाई हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। घर में जो भी मतलब संसाधन उसका बंटवारा हो जाएगा, सबका बंटवारा हो सकता है, लेकिन जो बंदे के अंदर जो टैलेंट है, शिक्षा, उसका बंटवारा कभी नहीं हो सकता। तो यूथ से एक ही मैसेज है, अच्छे पढ़ो, आगे बढ़ो और अच्छी अच्छी पोस्ट पे आओ। बहुत से राजस्थान के सीईओ हैं जो टॉप 100 में आते हैं, अच्छी अच्छी सैलरीज हैं उनकी। बहुत राजस्थान के टैलेंटेड है, बिजनेस करा करो। किसी के नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन के रहो। यूथ से मेरा एक ही मैसेज है। जब हम यूथ को अभी आप मोटिवेट कर रहे हैं, यूथ को अब 4 लाइनें बता रहे हैं, आप भी यूथ ही हैं, तो जब आपके पास इतने सारे लोग काम करते हैं या बहुत टाइप की परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो उनमें कभी डिप्रेशन नहीं आता है? कभी ऐसी परिस्थितियां आई हो कि आप सोचे कि मुझसे अभी नहीं झेला जा रहा है, बस अब मेरा एंड हो गया है, मैं अब नहीं कर सकता हूँ, तो उनमें सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं आप? मेरे तो ऐसी प्रॉब्लम्स आई नहीं, क्यों मेरे सामने बहुत बड़े पहाड़ खड़े हैं, मेरे पिताश्री, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। 2019 में जब कोरोना काल था तो बहुत हमारे साथ संकट आए, मार्केट से पेमेंट नहीं आना, डीजल्स के लिए पैसे नहीं थे ट्रक्स में डालने के लिए। तो मेरे पिता के जो फ्रेंड्स थे, जो हमारे जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोग थे, उन्होंने, और दूसरा मेरे जो फैमिली के लोग थे, उनका सैलरी स्टॉप कर करके हमने ट्रक्स चलाए हैं। वो दौर देखा हमने 1 साल का दौर। और दौर में हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। मेरे सामने ऐसी पैसेज नहीं है, क्योंकि इतना डिप्रेशन मेरे पिता ने मेरे सर पे नहीं आने दिया कि कंपनी की क्या फाइनेंस कंडीशन है, क्या नहीं है, ये तक मेरे तक नहीं आने दिया। लेकिन जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है उसके बाद मेरे पिताजी कभी बताते हैं तो मालूम चलता है। तो इसलिए बोलते हैं जिसके ऊपर पिता का साया होता है, जिसके हाथ होता है,
उसको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। राजस्थान के बारे में हमने बहुत बात कर ली, राजस्थान का यूथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटीज। अब बहरीन के बारे में बताइए कि बहरीन इतने साल हो गए आपको रहते हैं, बहरीन आपको कैसा लगा, कैसा महसूस होता है यहाँ भी जब कल्चर, त्योहार सब सेलिब्रेट होता है, सब चीज़ें बहुत इजीली यहाँ पे बहरीन आप कर पाते हैं? बहरीन की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। हाँ। जब शुरू के दिन थे तो वो तो मम्मी की याद आना, बच्चे की याद आना, फ्रेंड्स की याद आना, वो गाँव में मोटरसाइकिल घूमना, गाड़ियाँ घूमना, वो उस टाइम पे शुरू में आता तो लगता था कि ये कहाँ फंस गए यार, इंडिया चलते हैं, गाँव चलते हैं, वो गाँव भी अच्छे हैं, वो गलियाँ अच्छी है। लेकिन अब सोचता हूँ कि हाँ वो डिसीजन सही था। बहरीन ऐसा महसूस नहीं होता हमें कि हम बहरीन में हैं कि राजस्थान में हैं। जिसको हमको किसी को होता है कि यार बहरीन में दीपावली प्रोग्राम है, होली प्रोग्राम है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। यार गांव में होते दीपावली में तो महाराष्ट्र से मिल के आते, सरकार के उस एमएलए से मिल के आते, वो हमारे फ्रेंड थे उससे मिल के आते, जिसकी आवश्यकता होती है आओ भाई ये वीजा लो, आओ बहरीन में हमारे मुख्य अतिथि बनो। तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है कि हम कहाँ हैं। जिसको याद करते हैं वो हमारे लिए यहाँ बहरीन में हाजिर होता है। राजस्थान के जो गेस्ट हमें याद करते हैं हम उसके लिए बहरीन में राजस्थान में हाजिर होते हैं। तो ऐसा याद महसूस नहीं होता कि हम आज कहाँ से पे। जब हम बहुत साल पहले पीछे मुड़ के देखते हैं, 30 साल 25 साल, और आज बहरीन को देखते हैं, तो क्या एक नजरिया बदला है लोगों का राजस्थानियों का देखने के लिए और नहीं, इंडियंस राजस्थानियों को देखने उसमें, का, और नजरिया बदला है तो किसकी वजह से बदला है, क्या राजस्थान उसके मुख्य उसमें कारण आप रहे हैं? उसमें आप राजस्थानियों को नाम नहीं जोड़ सकते, उसमें भारत का नाम जोड़ेगी तो अच्छा रहेगा। हाँ। जब मैं 2016 में तो आया था, उस टाइम मोदी जी की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, तो अच्छा ही नज़रिया था। उसके पहले जो लोग आते थे तो बोलता कहाँ से आया, इंडिया से, छोड़ो ऐसे बोलते मैंने नहीं देखा है, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं। अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद जो भारत का दबदबा विदेश में बना है, नंबर 1 बना है, अलग नज़र से देखा जाता है। कहाँ के नागरिक हैं, भारत के हैं, तो वो अलग ही मोदी की छाप है। वो प्राइम मिनिस्टर जी की जितनी तारीफ करें उनकी कम है। उसको आने के बाद में तो भारत कहाँ तक कहाँ गया आप सभी को मालूम है। उसके बारे में तो क्या बताएं। आखिर में एक मैसेज गवर्नमेंट को कि क्या वो और नई अपॉर्चुनिटीज़ राजस्थान में लेकर आ सकते हैं प्रवासियों के लिए, क्या और नए काम कर सकते हैं, और क्या ऐसी हेल्प आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं जो कनेक्टिविटी आपके लिए और बेटर हो, चीज़ें और स्मूथ हो, चाहे वो री इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करने को हो या फिर आपके आने जाने की सहूलियत हो, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ जो आपको ज़रूरत है, वो तो एक मैसेज आप गवर्नमेंट को। हम तो गवर्नमेंट से एक ही हमारी स्पेशल डिमांड है, हमारा मैसेज गवर्नमेंट तक जा रहा है। तो हम लोग जब राजस्थान से निकल के बहरीन आते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कनेक्टिविटी कभी कुवैत स्टॉपेज, कभी दुबई स्टॉपेज, या फिर दिल्ली से यहाँ डायरेक्ट आओ। तो हमारा जो बीच में जो टाइम वेस्ट होता है ना, तो वो बहुत मुश्किल है। अगर डायरेक्ट फ्लाइट होएगी, 2 दिन का छुट्टी आएगी, हम लोग जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे तो राजस्थान में कुछ हमारी फैमिली के साथ रहेंगे, वहाँ से वो रिटर्न कुछ आएंगे तो राजस्थान से कुछ परचेस करके लेके आएंगे। जो परचेस करके लेके आएंगे वो गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है, वहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनको भी फ़ायदा है। डायरेक्ट फ्लाइट होगी तो ये अगर कनेक्टेड फ्लाइट रहेगी तो सोचेगा कौन 2 दिन टाइम वेस्ट करेगा, 1 दिन जाने में लग जाएगा, 1 दिन आने में लग जाएगा। तो गवर्नमेंट से एक ही निवेदन है कि जयपुर से बहरीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट करो। तो राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपति अगर डायरेक्ट बहरीन राजस्थान आएंगे, वहाँ पर भी हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, तो खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट की, राजस्थान की जीपीडी बढ़ाने में काम आएगा। वहाँ से रिटर्न आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, ज़्यादा भी नहीं तो राजस्थान की जो सांगरी है, कांसरा है बहुत फेमस है, वे भी लेके आऊँगा तो जीपीडी में तो योगदान जाएगा थोड़ा बहुत। तो कुछ भी है तो उसके लिए कि मैसेज है गवर्नमेंट से कि मैं जयपुर से बहरीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कीजिए। उसमें गवर्नमेंट से बहुत आभारी हैं, बहुत निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के। बस यही मेरा मैसेज है गवर्नमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें धन्यवाद समय दिया, और ऐसी ही और कहानियों के लिए, ऐसे ही और किस्सों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान प्रवासी के साथ, प्रवासियों के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।